हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉक विषय में। आज बात करेंगे टीचिंग के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एंड सुपर टेट एग्जाम की किस तरीके से प्रिपरेशन करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं असिस्टेंट टीचर दीदी हैं जो जूनियर स्कूल में पोस्टेड हैं। दीदी ने न केवल टीचिंग एग्जाम पास किया, इससे पहले बैंक पीओ का प्राइमरी टीचर भी रह चुकी हैं और अभी फाइनली वो जूनियर स्कूल में पोस्टेड हैं। बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। थैंक यू सो मच श्याम। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम पूनम सिंह है और रिसेंटली मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और मेरी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैंने अपना बीएससी किया था हाथरस से ही, और उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री ली है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बॉटनी सब्जेक्ट से। और इसके बाद फिर मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया है 2011 में। तो यही मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है एंड आई थिंक दिस इज़ मोस्ट इनफ फॉर यू। दीदी, आपने पहले से डिसाइड कर रखा था मुझे टीचिंग लाइन में आना है कि सडनली एकदम विचार आ गया आप पे? मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा प्री डिसाइडेड नहीं था कि मुझे टीचर बनना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे टीचर बनना है। एक हाँ रहता है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इंड्यूस करता है। तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इंसिस्ट किया कि नहीं, टीचिंग लाइन आपके लिए बेटर है और आप एक बार मीन्स आप इसको करके देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हाँ, मैंने उन्हीं के कहने पर बीएड किया था और उसके बाद ही धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट मेरा डेवलप होना शुरू हो गया। और सीरियसली आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और स्पेशली मैं गांव के बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि गांव के बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक प्राउड मूवमेंट होता है और अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, वाकई में आप उनको कुछ दे रहे हो। ठीक है दीदी, एक क्या है अभी टीचिंग को एग्जाम को लेके स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे टीचर बनना है। अदर फील्ड के भी स्टूडेंट एक टीचिंग जॉब को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा टीचिंग जॉब में स्पेसिफिकेशन है? देखिए, स्पेसिफिकेशन का तो ये है कि एक हाँ, सबसे ज़्यादा जो लोगों को अट्रैक्ट करता है वो टीचिंग फील्ड ही करता है, क्योंकि बाकी सारी फील्ड्स के कंपैरिजन में एक यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है और एक आपके लिए बहुत सिक्योर्ड लाइन रहती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए रहती है। तो इसीलिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि मैंने बोला था स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेकिन आज के टाइम में गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ इस लाइन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, टीचिंग की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक बोलते हैं कि प्राउड फीलिंग रहती है कि हाँ, हम गाँव में जा रहे हैं, गाँव के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो मैंने खुद चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, क्योंकि आप शहर के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वहाँ आपको पेरेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, काफ़ी एजुकेटेड रहते हैं, जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन गांव में वो माहौल नहीं मिलता, तो आपकी खुद की सारी मेहनत होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं एंड स्पेशली फाइनेंशियली, क्योंकि आज के टाइम में पहले टीचर को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और आज टीचर्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्लस उनका पे स्केल। तो पे स्केल नो डाउट ये जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है कि हाँ, सिक्योरिटी के साथ साथ अब फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो ये चीज़ें लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं टीचिंग फील्ड की तरफ। बट डोंट फॉरगेट योर एम, कि आपका एम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। फाइनेंशियली आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना 100% दे पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग को अपने माइंड में रखिए, वो जो चीज़ें आपको निकाल के देनी है बच्चों को, वो अपने दिमाग में रखिए। ठीक है दीदी, इसका टीचिंग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है किन किन फीसों से हमें गुजरना पड़ता है? कितने एग्ज़ाम होते हैं? देखिए, अगर आप यूपी टेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या आप उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही रहती है कि आपको उस एग्ज़ाम के बारे में पता करना पड़ेगा कि उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और क्या उसका सिलेबस रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगे तो अभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल पे रहता है। तो जो प्राइमरी लेवल रहता है इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला रहता है आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जो दूसरा होता है वो होता है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। सेकंड लैंग्वेज रहता है आपका इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। इंग्लिश और संस्कृत और उर्दू, इन तीनों में ये आपको तीनों तैयार नहीं करने हैं। आपका जो भी आपका एक सब्जेक्ट है तो आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज होता है। हाँ, वो ऑप्शनल रहता है। तो आपको लैंग्वेज सेकंड में उन तीनों में से कोई भी एक चूज़ करना होगा। उसके बाद आपका थर्ड सब्जेक्ट रहता है मैथ्स और उसके बाद फिफ्थ रहता है आपका EVS।
ये जो पांचों सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं और उसके लिए आपको जो है आई थिंक 150 मिनट, 150 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो जो अभी काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है। और इसके अलावा जो पेपर सेकंड रहता है, पेपर सेकंड में भी सेम रहेगा, बट उसमें सब्जेक्ट्स जो है वो 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। पहला आपका सीडीपी रहेगा, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगा, सेकंड लैंग्वेज वही सेम इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई भी आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। और जो फोर्थ रहेगा वो रहेगा जो साइंस स्ट्रीम से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस रहेगा, जिसमें से टोटल 60 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मैथ्स 30 साइंस। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एसएसटी से इन टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इन टोटल क्वेश्चंस रहते हैं टोटल वो होते हैं 150 क्वेश्चंस और सेम टाइम लिमिट रहती है 150 मिनट्स की। तो बस आपको इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी होगी, वो एक स्ट्रेटजी अपने माइंड में रखनी होगी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी टाइम लिमिट में हमें इसको जो है कंप्लीट करना है या फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दीदी, जिस तरीका से आपने बताया प्री एग्जाम में आपका जो टीटी का प्री एग्जाम जैसे बोल सकते हैं 5 सब्जेक्ट आते हैं और सुपर टेट एग्जाम जिसमें 2-4 सब्जेक्ट ऐड और हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं आती है, आती है? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो गाइस समझ सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है एक आपके पे स्केल के अकॉर्डिंग। अदर एग्जाम में दिखेंगे जो छोटी पोस्ट की भी होती हैं उनमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, शायद उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि टीचिंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो दीदी जो जितने भी सब्जेक्ट आपने बताए इन सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए? देखिए जो बुक्स हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे वो यूपी टेट के लिए हो, सी टेट के लिए हो या फिर किसी अदर एग्ज़ाम के लिए हो, तो आपको कहीं भागना नहीं है आपके पास, क्योंकि आपने एक अच्छी खासी एक क्वालिफ़िकेशन पहले से ही गेन कर रखी होती है। एटलीस्ट आपके एक ग्रेजुएट तो रहे ही होंगे, उसके बाद ही आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो क्योंकि ये अगर हम यूपी टेट की तैयारी की बात करें तो यूपी टेट की तैयारी के लिए क्या है कि आपने या तो बीटीसी किया हुआ होगा या फिर आपने बीएड किया हुआ होगा। तो बीटीसी और बीएड इन दोनों में ही हमने जो है सीडीपी पढ़ा हुआ होता है। तो सीडीपी के लिए जो भी आपके पास ऑलरेडी बुक अवेलेबल है तो आप उसको स्टडी कीजिए। अदरवाइज़ आपको कोई भी इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी है। आपको कहीं से भी ये नहीं है कि मुझे एक बुक का कलेक्शन करना है, कि मुझे यहाँ से बुक लेनी है, यहाँ से बुक लेनी है, यहाँ से बुक लेनी है। तो अपना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है आप उसी बुक को 1 से 10 बार पढ़िए, उसी बुक को अच्छे से अच्छी नॉलेज अपने अंदर कीजिए और उसके बाद ही आप उसी बुक से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी क्योंकि आपने पूछा कि कौन सी बुक सही रहती है, तो सीडीपी है, क्योंकि सीडीपी के लिए मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी बुक पढ़ी हुई होगी। स्टिल जो अच्छी बुक्स में जो कंसीडर की जाती हैं, एक तो होती है आदित्य पब्लिकेशन की बुक और एक पीडी पाठक। तो ये 2 राइटर्स हैं। एक जो पब्लिकेशन है आदित्य पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी पब्लिकेशन है और इनकी बुक से आप सीडीपी पढ़ सकते हैं। और पीडी पाठक जो हमें पढ़ाया जाता है बीएड में, नॉर्मली यही सजेस्ट किया जाता है कि पीडी पाठक की सीडीपी आप पढ़ें। सेकंड है हिंदी। तो हिंदी के लिए देखिए आपको क्या करना है कि लूसेंट एक बहुत जाना माना पब्लिकेशन है और अब से नहीं काफ़ी टाइम से जितने भी स्टूडेंट रहे हैं सब ने लूसेंट से अच्छी तरीके से स्टडी की है। तो लूसेंट ब्रीफ में स्टडी करने के पर्पज़ से और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, तो ग्रामर जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो उसी में दे रखा है। तो आपको उसे अच्छे से स्टडी करना है हिंदी के लिए। तो लूसेंट की बुक सबसे अच्छी रहेगी। इंग्लिश के लिए मैं कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बताऊंगी, लेकिन वही चीज़ है क्योंकि ये प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल की बात हो रही है। तो प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल के लिए आपको जो बेसिक की बुक्स हैं वो 6 to 10 तक की जो भी बुक्स आपके पास हैं ऑलरेडी, आप बस उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। बस आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें ये बुक्स अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद आता है आपका मैथ्स। तो मैथ्स जो है हमें तैयारी करनी है वो है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल की बुक ऐसी है कि आप उसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आप वो बुक आपको 100% हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ईवीएस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक घटना चक्र आता है, उसमें से आप स्टडी करके प्राइमरी लेवल इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और बाकी साइंस अगर आपको पढ़ना है तो साइंस के लिए भी सेम रहेगा कि आपको 6 to 10 तक जितना भी आपका बेसिक है वो आपको क्लियर करना। और ये पहले भी बोला जाता है कि अगर आपका बेस क्लियर है तो आप अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम कर सकते हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए।
तो गाइस समझ सकते हैं बुक्स के बारे में दीदी ने सभी एक एक बुक के बारे में बताया और मैथ सब्जेक्ट के बारे में बताया, जो आपका बेस का जो फाउंडेशन है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं दीदी, शॉर्ट नोट्स भी होते हैं एग्जाम के लिए, काफ़ी हेल्प रहते हैं। एग्जाम जब नज़दीक आता है तो काफ़ी हेल्प करते हैं रिवीजन के लिए। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स देखिए, जैसे जैसे जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप जो भी अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकाल के रख रहे हैं, तो उस टाइम पर जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं तो उसको आप एक लाइन में एट अ टाइम जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं उसी टाइम पर नोट करते जाइए। इन केस अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो जब भी आपको याद आता है तो आप, जैसे हम घर का कोई काम कर रहे हैं, कह रहे ये चीज़ याद आ गई, तुरंत इसको करने के लिए चलेगी, तो सेम चीज़ आपको करने के जैसे ही आपको, आप सपोज कर लीजिए आप खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद की हैं। इवन अगर मैं खाना भी खा रही हूँ, अगर मैं नहाने भी गई हूँ, नहाते टाइम भी मुझे याद आ गया, तो मुझे बस ये रहता है कि मुझे उठ के ये सबसे पहले ये वाला काम करना है। तो वही चीज़ आपको पढ़ाई में करनी है, क्योंकि ये जो एक एनर्जी लेवल आपका रहेगा, एक क्यूरियोसिटी आपके लिए रहेगी, कि ज़ील रहेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है कैसे भी। तो बस वही है कि आपको जब भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद आती है आप उसको एक लाइन में कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो जो भी हमने ब्रीफ में पढ़ा हुआ होता है तो वो चीज़ें उस टाइम पर हम रिवाइज़ नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से देना है तो आप 5-6 दिन पहले ही अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दीजिए और 5-6 दिन पहले एकदम कूल रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए, और जो शॉर्ट नोट्स हैं वो उस टाइम पर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स उस टाइम पर आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, अपने जो भी आपके काम है या फिर जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपका शेड्यूल बना हुआ है, तो आप वो करते रहिए और बस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दीजिए। तो इससे क्या रहेगा कि आप रिलैक्स भी रहेंगे, आपकी तैयारी भी होती रहेगी, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा और आप ईजिली, आई थिंक, होपफुली बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस समझ सकते हैं शॉर्ट नोट्स कितना हेल्पफुल होता है एग्जाम में नज़दीक आके, आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर देता है। यदि नेक्स्ट चीज़ है प्रीवियस पेपर एक एग्ज़ाम का एक स्ट्रक्चर एंड एग्ज़ाम का लेवल से पता चल जाता है प्रीवियस पेपर से। प्रीवियस पेपर हमें कितने साल तक का लगा लेना चाहिए? देखिए, प्रीवियस पेपर जो आपने पूछा कितने साल तक का लगा लेना चाहिए, तो लगा लेना चाहिए तो वो तो चीज़ ठीक है, बट ये है कि हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनको ज़रूर सॉल्व करके देखिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते या फिर बहुत कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं और वो जॉब अचीव कर लेते हैं। तो देखिए, खैर ये ऐसा नहीं बोलेंगे, वो एक डेस्टिनी वाली बात होती है कि उनके साथ वो गुड लक रहा होगा इसी वजह से। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्लस आप एक OMR शीट लेके उसको साथ साथ जो है सर्कल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मुझे इतने टाइम में इतने सारे क्वेश्चन ये वाला पेपर सॉल्व करना है, और कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल तक का, जैसे कि अभी अगर 2022 चल रहा है तो 2017-18 इस तरीके से जो है आप अपना 4-5 साल का कवर करके चलिए। और कभी कभी तो ऐसा हो भी जाता है कि पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर भी लाके रख दिया जाता है। तो इट ऑल डिपेंड ऑन योर लक कि आपके साथ क्या होता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप खुद सोच के देख लीजिए कि केवल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व किए हुए हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इस चीज़ को अपने स्केड्यूल में, अपने टाइम टेबल में ज़रूर ऐड कीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, और जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइस प्रीवियस पेपर बहुत हेल्प करते हैं और डेली एक प्रीवियस पेपर लगा सकते हैं अपने टाइमर के लगाकर। तो प्रीवियस पेपर बहुत हेल्प करते हैं, आप भी लगाना जरूर, क्योंकि कभी कभी पेपर रिपीट भी हो जाता है, और रिपीट मत भी हो लेकिन कह सकते हैं 50 या 60% तक आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कवर हो ही जाता है प्रीवियस पेपर से। ठीक है दीदी, एक अपने इस अभी जो अपने बहुत सारी बैंकिंग का आपने एग्जाम निकाला, जैसे मुझे सामान बातें हो रही तब आपने बताया, फिर प्राइमरी आपने ज्वाइन किया, प्राइमरी स्कूल, देन आपने जूनियर स्कूल ज्वाइन किया। तो इतने पूरे संघर्ष में आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया या सेल्फ स्टडी की थी? एक्चुअली सेल्फ स्टडी की तो मैं नहीं बोलूँगी, हाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन उस टाइम पर मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे टेट क्वालिफाई करना है। वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट की पर्पज़ से जो है उस टाइम पर ये टेस्ट हुआ था। और 2011 में मैंने जब बीएड किया था तो फर्स्ट टाइम ही ये टेस्ट हुआ था उस टाइम पर।
तो जो मैंने अभी शाम ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप इसी से पता लगा लीजिए कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी OMR शीट से कि उस टाइम पर जो एग्ज़ाम होता था वो होता था 1.5 घंटे का सिर्फ, तो 90 मिनट्स का। दैट मीन्स 90 मिनट में आप सोच के देखिए कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे और जो आपका आंसर शीट होती है उसमें जो एंट्री आपको फिल करनी होती है कुछ टाइम तो उसी में ही निकल जाता है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि मेरा जो पेपर था वो 20 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया। तो ये कैसे हुआ कि मैंने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की। तो यही चीज़ें कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती हैं। तो आप जैसे पूछ रहे हो कि नॉर्मली कि हमें क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, तो सॉरी ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही है। मतलब जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था वो किससे रिगार्डिंग था? कोचिंग सेंटर एंड सेल्फ स्टडी हाँ, के बारे कोचिंग में। सेंटर, करेक्ट। तो कोचिंग सेंटर में ये कि हाँ उस टाइम पे जो मेरा इंटेंशन था वो ये नहीं था कि मैंने तैयारी इसी की करनी है। मैं उस टाइम पे बैंक की तैयारी कर रही थी। तो हमारे टीचर थे, उन्होंने हमें यही बोला कि नहीं आप सिर्फ इसी की तैयारी कीजिए तो वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा CDP, क्योंकि हमने वो बीएड में पढ़ा हुआ था। तो बीएड में वो सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक हो रखी थी, सारी तैयारी बैंकिंग की ही चल रही थी। तो हाँ उस टाइम पे कोचिंग जो मैंने ली थी वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रही थी। बाकी जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपकी कमांड अच्छी है सारे सब्जेक्ट्स पे, बस आपको डिटेल में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत है जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि ट्रिक्स से ही हम बहुत जल्दी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो उसके लिए आप कोचिंग से अपनी हेल्प ले सकते हो। लेकिन क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा यूट्यूब आपको हेल्प करता है। तो आजकल ऑनलाइन भी आपको काफ़ी क्लासेस होती हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कुछ PDF फाइल्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो नॉट कंपलसरी, इट ओनली डिपेंड ऑन योर विश कि आप कोचिंग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। बस क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं वो जो हमारे वो हमेशा से रहा है कि एक बिना टीचर के काम नहीं चलता। तो यूट्यूब या फिर एक ये फ़ोन है वो एक गाइडेंस तो दे सकता है, लेकिन जो चीज़ हमें टीचर से मिल सकती है वो नहीं दे सकता। तो आप अगर हो सके आपके लिए पॉसिबल है तो आप कोचिंग लीजिए, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें ही आपको हेल्प करेंगी। दीदी आपने जो बैंक एग्ज़ाम निकाला था कौन सी साल में निकाला था? ये 2011 या 12 की ही बात है, क्योंकि 11 में मैंने बीएड किया था और उसके बाद ही मैंने ये कोचिंग ली थी। तो 11 में मतलब बीएड भी मैं कर रही थी और जो मुझे टाइम मिलता था तो मैंने कोचिंग भी किया था, तो उसी टाइम में मैंने क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है दीदी, आप बैंक एग्ज़ाम की तरफ भी आपका फोकस था एंड आप टीचिंग का एग्ज़ाम की तरफ आपका फोकस था। बहुत सारे एग्ज़ाम आपने और भी दिए होंगे, तो जिसमें क्या है कि काफ़ी पढ़ाई का प्रेशर भी रहता है, मतलब कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर भी फील होने लगता है। तो फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते थे? हाँ ये ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए जो अगर आप एक प्रेशर बना के पढ़ाई करेंगे तो आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी है। वो एज अ बर्डन नहीं होना चाहिए कि पढ़ना है, सिर में रखना है, एग्ज़ाम देना है या फिर यहाँ जाना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है और वो आपके लिए ठीक भी नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप प्रेशर ले रहे हो। आप रिलैक्स रहिए, गोल आपका क्लियर है, आपकी स्ट्रेटजी क्लियर है, आपकी प्लानिंग क्लियर है। तो आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप 100% जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर आप ऑल टाइम पढ़ाई 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 अगर ये सब चलता रहेगा तो वो सब चीज़ें और वैसे कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता ही है। तो जो भी आपका पसंदीदा काम होता है, जो आपका फेवरेट चीज़ें होती हैं जिन्हें आप करना पसंद करते हो खाली टाइम में, तो वो करते रहना चाहिए। तो जब मैं पढ़ाई करती थी उस टाइम पर, जब मुझे थोड़ा सा बोरिंग फील होता था तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं घूमने निकल जाया करती थी। और इसके अलावा मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो कुकिंग में भी मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती थी। तो क्योंकि घर का काम भी होता रहता था और कुकिंग में इंटरेस्ट भी है तो वो भी होता रहता था। तो वही चीज़ है कि अगर आपको फ्री टाइम मिलता है या फिर फ्री टाइम मिलता नहीं है, फ्री टाइम निकालना पड़ता है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको हर टाइम पढ़ाई नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा खुद को एक छोटा सा ब्रेक देना है। और उस ब्रेक में जो भी आप करना चाहते हो, जैसे बॉयज़ हैं तो अगर उनको क्रिकेट खेलना पसंद होता है तो वो क्रिकेट खेल सकते हैं, आपको डांस करना पसंद है आप डांस कर सकते हैं, आपको ड्राइंग करना पसंद है आप ड्राइंग कर सकते हैं। आपका जो भी जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं, बट आपको करना है फ्री टाइम में। जैसे दीदी आपने बताया कि फ्री टाइम में कुकिंग भी करना पसंद करते थे, क्या आपने गैस्ट्रोनॉमी भी किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। बस यही है ना कि देखो इंटरेस्ट वाली बात है कि मुझे इंटरेस्ट था और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करते करते फिर सीख भी जाते हैं। और हर इंसान के अंदर एक साइंटिस्ट होता है, तो उस साइंटिस्ट को थोड़ा सा जगाओ और नए नए एक्सपेरिमेंट करो तो आप सब कुछ कर सकते हो।
नहीं, अच्छा कुकिंग आप काफ़ी अच्छा करते हैं। मैंने एक आपको मिला था तो आपने कुछ खिलाया था तो मुझे कुकिंग काफ़ी अच्छा लगा था। रियली थैंक यू। ठीक है दीदी, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनका प्री एग्ज़ाम भी नहीं निकल पा रहा है। कभी कभी प्री एग्ज़ाम निकल जाता है लेकिन जो सुपर टेट एग्ज़ाम होता है वो नहीं निकल पाता है, जिस रीज़न से वो डिस्पेयर भी रहते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी इतना अच्छे नहीं है, वो भी फाइनेंशियल वाला भी उनको प्रेशर इंप्लीमेंट होता है, एक स्टडी का भी प्रेशर इंप्लीमेंट होता है। तो उनके स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कोई और आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा। हम जिस टाइम में जी रहे हैं या फिर जहाँ हम रह रहे हैं, अब ह्यूमन बींग्स पहले जैसे नहीं रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी की टांग खींचता है ताकि इसको पीछे खींचा जा सके। वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, वो ये कोशिश करेगा कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो इसको कैसे भी डिस्ट्रैक्ट करो ताकि ये अपने रास्ते से भटक जाए। तो इसलिए आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। आपको एक ऐसे अपने सराउंडिंग में एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करनी है। आपको अपनी इंस्पिरेशन ऐसे लोगों से लेनी है, चाहे वो कोई और हो सकते हैं, तो जिससे कि आपको सीखने को मिले। और हमेशा रिलैक्स रहिए, लाइफ को मज़े से जीते रहिए। बस इसी तरीके से अगर आप इस फंडे को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो आप 100% जो भी आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। बस वो फ्रस्ट्रेशन माइंड में कभी क्रिएट नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी होती हैं हमारे ऊपर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हमें पूरा करना है। लेकिन क्योंकि हमारी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, कभी कभी ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते करते हम अपनी जो इच्छाएं हैं या अपनी जो लाइफ है उसको भूल जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो अपने ऊपर ध्यान भी देना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ें हैं, उनको हावी नहीं होने देना है, सेल्फ मोटिवेशन खुद को देते रहना है। और बस जब भी आपको टाइम मिले बस आप पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि आपको अपनी मंजिल दिखाई दे रही है। अगर आप सो रहे हो, सोते टाइम भी कभी कभी होता है हम सपने देख रहे होते हैं, तो हमें अगर वो चीज़ दिख रही है तो एकदम से आँख खुल जाती है। और उठते ही अगर आप बैठ गए, आप बुक लेके बैठ गए, दैट मीन्स यू आर सो मच एक्टिवेटेड फॉर योर ड्रीम। तो आपको अपना वो सपना दिखाई दे रहा है कि आपको पूरा करना है। बस माइंड में ये फोकस रखना है कि मुझे अपना एम हासिल करना है, वो हावी नहीं होने देना है। कि जब वो हावी हो जाएगा, क्योंकि जब वो हावी हो जाएगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए और बस अपना जो एम है उसको पाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। तो गाइस, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको पढ़ाई में बाधा डालती है, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है, अवॉइड करना है, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आए। आप निरंतर अपने कंटिन्यू अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा है ना, आपका फ्रेंड कि अरे नहीं यार तू नहीं कर सकता ऐसा, अगर आपको कोई थोड़ा सा भी इस तरीके से कर रहा है तो सबसे पहले उसी इंसान को हटाइए। अपने सर्कल में है, आपकी फैमिली में है, आपके रिलेटिव्स में है, ऐसे इंसानों को सबसे पहले अपने रास्ते से हटा दीजिए। उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। मैंने बोला कि सबसे पहले अपने लिए पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने हैं अपने सराउंडिंग्स में, और अगर पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगे तो आप ऑटोमेटिक चार्ज होते रहेंगे। जैसे फ़ोन चार्ज होता है तभी वो लंबे टाइम तक चल पाता है, सेम वही चीज़ अपने साथ करनी है कि अगर पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, वो आपको चार्ज करेंगे, तो आप अपनी मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। जैसे कि दीदी, गर्ल्स के लिए प्रिपरेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रिपरेशन हो चाहे अदर कोई पढ़ाई हो, काफ़ी प्रिपरेशन चैलेंजिंग होता है, और उन सब चैलेंज का एक सामना करना और अपने टारगेट को अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्या कहना चाहेंगे? आपने भी इस चीज़ को फेस किया होगा। बिल्कुल फेस किया है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली मैं भी एक लड़की हूँ, तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वही है ना कि जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, तो उन चैलेंजेस से आदमी निखरता है। उस चैलेंजेस से टकराने के बाद, फेस करने के बाद वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, वो ताकत बन जाते हैं। अगर कोई चीज़ है जो आपको बार बार हिट कर रही है, वो आपको बार बार परेशान कर रही है, तो उससे रोना आता है। लेकिन कब तक आप रोओगे? उस रोने करने के बाद लास्ट एक मोमेंट आता है कि फेस तो करना ही है ना, अब इसी को ही ख़त्म करना है। सबसे पहले वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी आपके अगेंस्ट होती है। वो चीज़ मैंने भी फेस की थी और मेरे साथ भी हुआ था कि लड़की है, लड़की की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बट वो चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। तो बस यही है कि आप खुद पे ट्रस्ट रखिए, और अगर आप खुद पे ट्रस्ट रखेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है दीदी, दूसरा एक और चीज़ है, गर्ल्स की पढ़ाई पे बहुत कम भी ध्यान दिया जाता है। एक अर्बन एरिया की बात करते हैं तो वहाँ ठीक है, लेकिन रूरल क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ इतना नहीं ध्यान दिया जाता है। उनका पढ़ाई करने का उद्देश्य इतना ही होता है, कोई ये नहीं कह सके लड़की एक अशिक्षित है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई करा देते हैं। और उसका रीजन भी बहुत सारे रीजन है, डाउरी सिस्टम है, इस आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, अच्छा परिवेश ना मिलना, ये भी कोई रीज़न है। तो क्या कहना चाहेंगे? और इन सब चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है उन लोगों को, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इसमें तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए टाइम चेंज हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है कि अगर हम अभी का अगर कंपैरिजन करते हैं पहले टाइम से, तो पहले का टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था लड़कियों के लिए सर्वाइव कर पाना, या फिर उनके लिए सोसाइटी में आगे या बाहर निकल पाना। और मुझे लगता है कि आज अगर हम जो भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर जो इंडिपेंडेंसी हमें मिली हुई है वो बाबा साहिब की वजह से मिली हुई है। सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स के लिए जो एक इंस्पिरेशनल या फिर उनको इनकरेज करने के लिए या फिर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, तो उनको जो आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया है वो बाबा साहिब ने किया है। तो थैंकफुल फॉर हिम कि उन्होंने ये सब कुछ किया। और रही बात अभी कि हाँ डाउरी सिस्टम अफेक्टेड करता है, तो देखिए डाउरी सिस्टम पहले भी था, अब भी है। पहले ये सिर्फ ये विश पे डिपेंड करता था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनी खुशी से दे रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वो यही होता है कि उनके पेरेंट्स अगर उनकी पढ़ाई पे अगर पैसा खर्च कर देते हैं तो उनके लिए दहेज कहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन हमें ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ने हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो तभी पाएगा जब हम अपनी तरफ से कदम उठाएंगे। अगर कोई एक लड़की आगे बढ़ेगी तो दूसरा उसका सहारा बनेगी, और उसे देख के और लड़कियां जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। तो बस वही चीज़ें हमें करनी है कि डाउरी सिस्टम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कीड़ा नहीं वायरस, हाँ वायरस बोलेंगे, तो वायरस है इस टाइम पे, इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लड़कों को अगर पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं और अगर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लिया है तो भाई क्या, अरे भाई लड़के ने गवर्नमेंट जॉब ले लिया है, हाँ तो भाई साहब शादी का नाम आता है तो भाई 30 लाख 40 लाख 45 लाख 50 लाख, भाई साहब सब्जियां बिक रही हैं यहाँ पे, तो ये हाल हो रहे हैं। लेकिन अगर लड़की जॉब पर लग जाती है, क्योंकि टाइम चेंज हुआ है, पेरेंट्स अपने मतलब जितना लड़कों को अपना सपोर्ट कर रहे हैं उतना लड़कियों को कर रहे हैं, और इवन लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी चेंज हुआ है। लड़कियों को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। और क्या लड़कियां आईएएस नहीं बन रही हैं, क्या लड़कियां डॉक्टर नहीं बन रही हैं, क्या लड़कियां किस फील्ड में नहीं है, वो हर जगह पर हैं और हर जगह पे अपना 100% दे रही हैं और हर जगह उनका नाम हो रहा है। अपने पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तभी होता है कि बेटे से ज़्यादा जब बेटी नाम कमाती है। ये पहले नहीं होता था, लेकिन जब बेटियां नाम ऊंचा करती हैं ना, तो बेटियां एक घर का नहीं 2 घरों का नाम ऊंचा करती हैं। तो इसीलिए बेटियां सबसे ज़्यादा, क्योंकि बेटियां एक जगह काम नहीं कर रही हैं, वो घर पर भी देख रही हैं, वो बच्चों को भी देख रही हैं, वो पूरी फैमिली देख रही है, वो सोसाइटी भी देख रही हैं। और सोचो खुद को, जब एक औरत इतना सब कुछ कर सकती है तो क्या वो लड़के से ज़्यादा बेटर नहीं हुई। लेकिन ये जो एक मेंटालिटी बनी हुई है लोगों की, हमें वो सोच बदलनी है। और वो जब सोच बदल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जो वायरस है ना, यही ख़त्म करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि लड़कियों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और आज वो टाइम आ भी गया है कि लड़कियों को पूछा जाता है, उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है। और अगर कोई बोलने का मौका ना भी देना तो भी बोलो, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं ये करती आई हूँ। अगर कोई आपको दबाने की कोशिश करे, आपको बिल्कुल नहीं दबना है, आपको अपनी आवाज़ उठानी है। क्योंकि अगर आप एक बार चुप हो गए तो आपको हमेशा दबाया जाएगा, और अगर आपने एक बार बोलना शुरू कर दिया तो सामने दोबारा वो इंसान आप हिम्मत नहीं करेगा कि वो आपके सामने बोल जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसको करारा जवाब मिलने वाला है। तो बस यही है कि डाउरी सिस्टम है या कोई भी चीज़ें हैं जो आपको अफेक्टेड करती हैं या फिर आपके लिए बाधा या फिर कोई भी बीच में रुकावट बनाएंगी, तो आपको उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करना और वो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है कि नहीं, लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लड़कों से बेटर कर सकती हैं। और इसे कंपटीशन नहीं करना, आपको बस एक इंस्पिरेशन बनना। आप एक बार अगर एक लड़की सामने आ गई तो वो बाकी सारी लड़कियों को लाके खड़ा कर सकती है। तो बस अगर ये चीज़ें हो गई ना कि पेरेंट्स जो हैं वो जिस दिन प्राउड फील करना शुरू कर देंगे, उनकी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी कि मैंने अपने बच्चे पे, अपनी बच्ची पे इतना पैसा खर्च किया और मेरी बेटी सक्सेसफुल है, तो और पेरेंट्स भी करेंगे। उस दिन लड़कियां बोझ नहीं बनेंगी, उस दिन पेरेंट्स और खुशी से पढ़ाएंगे और सब कुछ करेंगे उनके लिए। तो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज दिया दीदी ने। और जहाँ जहाँ गर्ल्स के लिए फ्रीडम दी गई है वहाँ वहाँ उन्होंने अपना परचम लहराया है। और बात रही कैपेबिलिटी की, गर्ल्स के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है जो बॉयज़ के से ज़्यादा ही होती है, बशर्ते उनको फ्रीडम मिलने की ज़रूरत होती है। जहाँ जहाँ उन्होंने फ्रीडम दी है, जिन पेरेंट्स ने अपनी डॉटर्स को फ्रीडम दी है, वहाँ उन्होंने अपना परचम लहराया है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं फ्रीडम नहीं भी मिल रही है, अगर कहीं आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि रास्ता दिया नहीं जाता, रास्ता बनाया जाता है। और अगर सोसाइटी में या फैमिली में लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं ना, आपको मना करें कि ये काम नहीं करना, तो आप उस काम को करके दिखाओ एनी हाउ। तब जिस दिन जो लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं ना, वो आपके अगर पैरों में ना आके गिरे, पैरों में छोड़िए, अगर आपको सामने आके ये ना कहें कि हाँ बेटा हमारी गलती थी,
तो उस दिन आपको प्राउड फील होगा, बहुत ज़्यादा फील होगा। तो आपको जो आपके लिए बाधा बन रहा है उससे आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है, बस ये करना है। तो गर्ल्स के लिए स्पेशल मैसेज दिया है दीदी ने, अपने को आकलन कम नहीं करना है किसी से, वो उनके अंदर वो क्षमता होती है जो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दीदी आपका इतना लंबा काफ़ी संघर्ष रहा है और किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, और हर बच्चे के लिए होता है कि उनके पेरेंट्स उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है और पूरा विश्वास दिखाया है, क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं, बड़े भाई हैं मेरे, फिर मैं, उसके बाद मेरी छोटी बहन। और सबसे ज़्यादा प्यार घर में मुझे ही मिला है। मेरे भाई बड़े हैं, बेशक वो एक घर के बेटे हैं, लेकिन जो घर के बेटे का दर्जा दिया जाता है वो मुझे दिया जाता है। मेरे पापा जी जो कभी भी बाहर जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मेरी बेटी है, वो बाहर जब भी अगर किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं बोलते हैं ये मेरा दूसरा बेटा है। तो उस टाइम उनके लिए तो छोड़ो, मेरे लिए कितना प्राउड फीलिंग होती है, प्राउड मोमेंट होता है। कई बार तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए जब उन्होंने मुझे इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया। तो एक बच्चे के लिए भी प्राउड मोमेंट होता है। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, काफ़ी मोटिवेट किया है। सेकंड, मेरे भाई ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं वो मेरे लिए। जैसे नॉर्मली रहता है कि भाई बहन का रिश्ता ही अलग होता है कि हाँ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, ये कभी नहीं हुआ कि हम लोगों में झगड़ा हुआ हो। अगर कभी हुआ तो बहुत ख़तरनाक वाला हुआ है, और वो होता ही है, हर भाई बहन में होता है। लेकिन वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ ये लड़की है तो इसकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए। तो मेरे घर में भी मेरी शादी की बातें बहुत जल्दी, बहुत कम एज में शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, इसको हमें पढ़ाना है और ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। तो सेकंड नंबर पे मेरे भाई आते हैं। एंड थर्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के अलावा भी काफ़ी लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। वो हर टाइम मुझे मोटिवेट करता रहता था कि नहीं तू कर सकती है, तुझसे ये हो पाएगा। और तू इनकेस अगर कभी थोड़ा सा भी नेगेटिविटी माइंड में आई तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये 2-3 लोग हैं जो मेरी लाइफ में वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा जिन्होंने मेरी लाइफ में मुझे बनाने के लिए, आज मैं जो भी कुछ हूँ इन लोगों की वजह से ही हूँ। सो थैंक यू फॉर ऑल देम। तो गाइस समझ सकते हैं, चुनौतियां तो सभी के जीवन में आती हैं। संघर्ष जीवन है, पूरा संघर्ष से भरा पड़ा है, लेकिन उन चुनौतियों को सामना करके अपने टारगेट को अचीव करना, हिट करना काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप हिट करेंगे या जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, वो बहुत सारी चुनौतियां, आपका चाहे फाइनेंशियल कंडीशन की चुनौतियां हों, चाहे आपका स्टडी प्रेशर हो, चाहे आपका सोशल प्रेशर हो, इन सब चुनौतियों का सामना करके जिस दिन आप सिलेक्शन पाएंगे तो उस दिन का अच्छा ही लगेगा आपको, ठीक है। चुनौतियां तो सभी को करने की ज़रूरत होती है, ठीक है दीदी। तो और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे? मोटिवेशन तो ये देखिए यही है कि बस आप लाइफ को, सबसे पहली चीज़ है कि आपको लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यहाँ कब तक हैं। हमने आज का दिन, हम लोग कल का सोचते हैं कि हम कल क्या करेंगे। कल का सोचो ही मत, ये सोचो कि हमारे पास आज का टाइम है, और आज का टाइम में हमें अपना 100% देना। हम जितना जी सकते हैं, जितना मस्ती कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, वो हमें आज ही करना है। और एक बोला जाता है कि ज़िंदगी ज़्यादातर मज़े लेती है, तो ज़िंदगी को मज़े मत लेने दो, तुम ज़िंदगी के मज़े लो। तो ये फंडा अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। और कभी भी जो दूसरे लोग जो आपको टेंशन देते रहते हैं, वो यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकालना है, कभी वो यहाँ पर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि दिमाग में जिस दिन हावी हो जाएगा, आप लोगों की सोचने लग जाएंगे कि उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे ऐसा कहा, या फिर ये अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये भी आप सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचें तो फिर वो क्या करेंगे। आपको सिर्फ अपना काम करना, आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, फुल ऑफ लाइफ फुली एंजॉय करना है, बिल्कुल फन लविंग लाइफ बनानी है। बस खुश रहो, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर वो जो प्यारी सी स्माइल है वो हमेशा बनी रहेगी, तो आपकी स्माइल से किसी दूसरे के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। अगर आप किसी से स्माइल करके मिलते हो ना, तो अगर कोई इंसान परेशान भी होगा तो वो खुद खुश हो जाता है कि अरे यार ये स्माइल कर रहा है तो मुझे भी स्माइल देनी पड़ेगी। अगर वो रो भी रहा होगा तो भी वो स्माइल करेगा। तो सोचिए कि आपके एक प्यारे से चेहरे से, प्यारी सी स्माइल से दूसरे को खुशी मिल सकती है, तो आप खुद कितने खुश रहोगे। तो खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बस यही फंडा आपको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। तो गाइस समझ सकते हैं, हमेशा हैप्पी रहना है, ठीक है। चैलेंजेस तो आपके आते ही आते रहेंगे, लेकिन देर मत करना है। आपको उठो और जागो, अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, और जब तक पीछे पड़ जाओ जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, ठीक है। तो इस तरीक़े से अपनी मोटिवेशन होता है, और सेल्फ मोटिवेट सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। और दीदी ने सारी चीज़ के एक एक करके डिस्कस किया है, और आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी।
जिस तरीक़ा से प्रीवियस पेपर के बारे में बताया, शॉर्ट नोट्स है, वो सभी बुक्स के बारे में बताया, वो सब फॉलो कर सकते हैं। और दीदी काफ़ी एक्सपीरियंस है, बैंकिंग एग्ज़ाम भी निकाल चुकी हैं दीदी, बैंक पीओ का, एसएससी एग्ज़ाम भी दिया है, सीजीएल का मींस एग्ज़ाम दिया था, लेकिन कुछ नंबर से शायद रह गई थी दीदी। और फिर उनको प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया, जिसमें कुछ महीने काम भी किया है, फिर उन्होंने फाइनली जूनियर स्कूल में भी पोस्टेड है। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। एंड मैं आशा करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आपसे वार्तालाप हो, आप असिस्टेंट प्रोफेशनल हो। डेफिनेटली 100% श्योर मैं तभी आऊँगी। ठीक है गाइस, मिलेंगे फिर जल्दी कोई नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस का भी आ रहा है, एसएससी का भी आ रहा है एंड लेखपाल का भी आ रहा है, जितने भी अपकमिंग एग्जाम आएंगे मैं सभी की एक एक करके वीडियो लेके आऊँगा। इवन पोस्ट ऑफिस का भी आ रहा है, उसका भी जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट रह गया हो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के देना। जब भी कोई टीचिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं आपका क्वेश्चन जरूर कवर करूँगा। एंड इन द लास्ट आई विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर चैनल। थैंक यू। एंड जो सुपर टेट का जो सिलेबस है मैंने अपना टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे जल्दी ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।